मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईवीएम से तो नहीं डर रहे हैं कि ईवीएम से वोट की चोरी हो जाएगी? हाँ, ये डरना भी चाहिए। ईवीएम से वोट की चोरी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा और चुनाव बैलेट पेपर से होगा। गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां सब काट देगा। इस गरीबी, बेबसी, लाचारी, जुल्म जाते की जिंदगी से मुक्ति चाहते हैं तो हमें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पढ़े लिखे नौजवान नौकरी न आने के कारण बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई नौकरी आती है तो भर्ती में पेपर लीक हो जाता है, और अगर 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी भी होती है तो 20,000 पदों पे घोटाला हो जाता है। सरकारें भीम आर्मी के लोगों पे जुल्म करती है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाती है, उनको लाठियों से पीटती है, उनको जेल में बंद करती है। आप जानते हैं, मैं 16 महीने जेल में रहा। केंद्र की मोदी सरकार को एक दिन में हमने झुकाने का काम किया, उसकी कीमत चुकाई, हमने लाठियां खाई, हमें जेल जाना पड़ा और 66 दिन हम लोग जेल में गए। यह देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 और आज हम आजाद भारत के निवासी। लेकिन क्या हम सचमुच में आजाद हो गए? आजादी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं। अगर आपस में बात करने समस्या खत्म होती तो आपको मेरी जरूरत कहां पड़ती? आजादी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। आजादी का मतलब सिर्फ 2 टाइम का भोजन नहीं। आजादी का मतलब पीने के लिए मिलने वाला साफ पानी नहीं है। आजादी का मतलब है कि आपकी जिंदगी में सुख सुविधाएं हो, अधिकार हो और आप ऐसे तरक्की करें जैसे देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप महसूस करके देखो, देश में 80 करोड़ लोग सस्ते राशन पर डिपेंड हैं। यानी कि देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं, बेबस हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं और तमाम तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। मैं ये समझता हूँ, बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां सब काट देगा। हमें गुलामी में सहने की आदत पड़ गई है, हमें गुलामी में खुश रहने की आदत पड़ गई है, और जो रूखा सूखा हमें मिल रहा है मेहनत मजदूरी करके, हम उसी में खुश हैं। हम अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं चाहते, और अगर बदलाव नहीं चाहते तो फिर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हम इस गरीबी, बेबसी, लाचारी, जुल्म जाते की जिंदगी से मुक्ति चाहते हैं तो हमें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस तरह से आप कोई सामान खरीदते हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, उस तरह से हक अधिकार चाहिए, इसके लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। क्योंकि हक अधिकार संविधान में जहाँ लिखे हैं उसके लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बानी दी। यह हक अधिकार मांगने से, रोने से, हंसने से, चिल्लाने से नहीं मिले। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी और उनके संघर्षों से मिले हैं। हमें तो ये मुफ्त में मिल गए हैं, इसलिए हमारे साथ में हमारे अधिकार छीन रहे हैं। हम लोग शराब पी के मौज काट रहे हैं। हमें इस बात का फर्क नहीं कि आने वाले काल में हम इस देश में सर उठा के चलने के लायक नहीं रहेंगे। आज भी पुलिस है, कानून व्यवस्था है, प्रशासन है, आर्मी है, अर्धसैनिक बल है, फिर भी बहन बेटियों की रेप हत्याएं होती है, फिर भी गरीबों के साथ हत्याएं होती है, फिर भी लोगों को मार के लटकाया जाता है, फिर भी मंदिर छूने पे, घोड़ी में बैठने पे, मूछे रखने पे और अच्छी सुख सुविधा ग्रहण करने पे भी अन्य अत्याचार का सामना इस देश में रोज घटनाओं में हम लोग देखते हैं। आखिर ये जुल्म जाति कब तक चलती रहेगी? आखिर इस देश में महिलाएं कब तक सुरक्षित होंगी? आखिर इस देश में गरीबों की जिंदगी में बदलाव कब होगा? पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा? गांव में रहने वाले किसान मजदूरों के जीवन में बदलाव कैसे आएगा? हमारे टूटे फूटे मकान पक्के कैसे होंगे? और हमें मिलने वाला राशन जिससे आज हमारा पेट भरा जा रहा है, उस राशन के भरोसे हम लोग गरीबी में कब तक जीते रहेंगे? इस बात का फैसला हमें करना पड़ेगा। आज 500 रुपए मिलते हैं पेंशन के नाम पे, और 100 दिन की बात की थी सरकार ने कि मनरेगा में 100 दिन रोजगार मिलेगा। सच ये है कि 100 दिन भी रोजगार नहीं मिलता और 365 दिन आपको अपना घर चलाने के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो बाकी 265 दिन क्या होगा? इस बात का भी जवाब हमें सोचना पड़ेगा। मैं तो आपसे कहने आया हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदलाव हो तो उसके लिए बाबा साहब ने एक ही रास्ता दिया है कि वोट की ताकत से अपनी जिंदगी में बदलाव करो, अपने बीच के व्यक्ति को ताकत दो, अपने बीच के व्यक्ति को कलम की ताकत से मजबूत करो, तब जाके आपकी जिंदगी में बदलाव होगा। वरना याद करो
आजादी से पहले आप इस देश में हजारों साल अपने हक अधिकारों के लिए रोते चिल्लाते रहे, आप पे तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई, लेकिन किसी ने आपकी लड़ाई नहीं लड़ी। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को अपने 4 बच्चे कुर्बान करने पड़े, अपनी जिंदगी बलिदान करनी पड़ी, तब जाके आपकी लड़ाई में कुछ बात आगे बढ़ी। अब भी अधिकार नहीं मिले हैं, अब भी बहुत सारे लोग बेबस और लाचार हैं, अभी भी लोग रूखा सूखा खा के घर में सोते हैं, अभी भी सुख शांति का जीवन नहीं है। अगर आपको सुख शांति का जीवन चाहिए तो फिर आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। मैंने बड़े पैमाने पे नौजवानों को, बहनों को, माओ को तो तैयार कर लिया है, लेकिन मैं बुजुर्गों से भी कहूंगा, आप ये बताओ, आप मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला लेते थे, अब तो मशीन का युग आने वाला है। हो सकता है 10 साल के बाद इतनी मशीनें आ जाए, किसी काम के लिए मजदूर की जरूरत ही न पड़े, तो 10 साल बाद आप इस देश में क्या करेंगे? फिर आपको मेहनत मजदूरी भी मिलेगी, तो फिर आप गुलामी से बढ़कर क्या आपका जीवन हो जाएगा? पढ़े लिखे नौजवान नौकरी न आने के कारण बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई नौकरी आती है तो भर्ती में पेपर लीक हो जाता है, और अगर 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी भी होती है तो 20,000 पदों पे घोटाला हो जाता है। आप ये महसूस करो, जब आपके पास नेता नहीं होगा, आपकी आवाज उठाने वाला व्यक्ति नहीं होगा, तो हम जो 25 साल से ऊपर के लोग हैं वो तो किस तरह से जी लेंगे, अपना जीवन पूरा कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे हमारे अभी छोटे हैं, कोई 2 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 8 साल का है, ये नन्हे हमारे बच्चे ये इस देश में गुलामी का जीवन आपकी वजह से जिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब आप लड़ोगे नहीं, जब आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे, संघर्ष नहीं करोगे, तो इस देश में कैसे इन बच्चों को पढ़ने लिखने का और कारोबार करने का अधिकार मिलेगा? आप ये महसूस करो, आज इस देश में महिलाएं अगर कुर्सी में बैठती है, डॉक्टर इंजीनियर बनती है, प्रधान से लेकर राष्ट्रपति बनती है, अगर उनको जज बनने का, वकील बनने का अधिकार मिला है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिला है। जिस ये संविधान नहीं रहेगा, आपको कौन कुर्सी में बैठने देगा? पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, जाट, गुर्जर, विश्वकर्मा, सैन, चमार, वाल्मीकि, पारसी, धोबी, कोरी, खटीक और जो अन्य जो धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध है, उनकी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आजादी संविधान में है। जब संविधान ही नहीं होगा, आप पे वोट का अधिकार भी नहीं बचेगा। जब वोट का अधिकार भी नहीं होगा, तो जो आज वोट लेके 5 साल आपकी बस्तियों में नहीं आते, तो फिर वो क्या आपकी बस्तियों में पैर रखने आए? जब वो आपकी बस्ती में पैर रखने नहीं आएंगे तो फिर आपके गांव में, आपके क्षेत्र में तरक्की कैसे होगी? आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? मेरी पढ़ी लिखी बहनें खड़ी है, अपने दिल से सोच के बताओ कि आपने मेहनत करके इतनी पढ़ाई लिखाई करी और उसके बाद आपको रोजगार ना मिले तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा होगा? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इन सब का कारण एक है कि जिनको हमने ताकत दी, जिनको हमने नेता बनाया, जिनको हमने वोट दी और ये तय किया कि हमारी जाके आवाज उठाएगा, उसने चुप्पी थाम ली, वो जाके अपने घर में पढ़ के सो गया, उसको पेंशन मिलने लगी, उनको तनख्वाह मिलने लगी, लेकिन आपके हाथ तो खाली रह गए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, अगर आप चाहते हुए लड़ाई कामयाब हो तो जैसे आपने दूसरे लोगों को मौका दिया, ऐसे अपने चंद्रशेखर आजाद को भी इस लड़ाई को लड़ने का मौका दो। अपने भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत को मजबूत करो। आप ये भी महसूस करो, आप पढ़े लिखे हो, मोबाइल उठाओ, आज पूरे देश में अगर कहीं किसी पे जुल्म जाती होती है तो सबसे पहले भीम आर्मी पहुंच के उसकी आवाज बनने का काम करती है, उसकी लाठी बनने का काम करती है, उस आरोपी को जेल भिजवाने का काम करती है, उसको न्याय दिलाने का काम करती है। और ये सरकारें भीम आर्मी के लोगों पे जुल्म करती है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाती है, उनको लाठियों से पीटती है, उनको जेल में बंद करती है। आप जानते हैं मैं 16 महीने जेल में रहा, 500 से ज्यादा दिन मैंने 10x6 की कोठरी में बिताए। मेरे साथ जितना जुल्म हुआ मैंने उसको सहा। मैंने कभी आपको अपने दर्द को नहीं बताया, कभी मैंने आपके सामने उफ नहीं किया और कभी मैंने सरकार के घुटने टेके। जब दिल्ली में गुरु घर तोड़ दिया गया और सारे नेता घर में बढ़ के बैठ गए, मैं अपने सतगुरु रविदास जी महाराज के मान सम्मान में, अपनी कौम के मान सम्मान में दिल्ली पे चढ़ाई करके गया और 5 लाख लोगों के साथ केंद्र की मोदी सरकार को एक दिन में हमने झुकाने का काम किया, उसकी कीमत चुकाई, हमने लाठियां खाई, हमें जेल जाना पड़ा और 66 दिन हम लोग जेल में गए। उसके बाद जब भी कहीं भी किसी कमजोर पे अत्याचार हुआ, आपको हाथरस की घटना याद होगी, जब हमारी बहन को अपमानित किया गया, उसको कचरे की तरह जला दिया गया। वो भी आपकी बेटी होगी, वो भी आपकी बहन होगी, वो भी आपकी बच्ची होगी। उस बहन को भी न्याय दिलाने के लिए अगर कोई लड़ा तो वो चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी,
आजाद समाज पार्टी के लोग थे और सीना तान के लड़े। और ये में भी जब आपके एक भाई की हत्या कर दी फावले से कुचल के, उसकी पत्नी ने वीडियो जारी किया, उसके 12 साल के बच्चे ने कहा कि चंद्रशेखर मामा हमारी भी हत्या कर देगा आ जाएंगे, तो मैं यहीं से सीना तान के और यही अगर वहां के अधिकारियों कह के आए कि अगर मेरे परिवार को आंच लगी तो पूरे जिले का ऐसा हाल करूंगा, पूरे जिले में नाकाबंदी करके इतना बड़ा आंदोलन करूंगा कि सारे अधिकारी कुर्सी की जगह सड़क पे घूमते नजर आएंगे, हाथ जोड़ते नजर आएंगे। ताकत मुझे समाज ने दी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस ताकत से मैं अपने भाइयों को रोजगार दे सकता हूं? क्या इस ताकत से मैं अपने भाइयों को नौकरी दे सकता हूं? क्या इस ताकत से मैं अपनी बहनों को नौकरी दे सकता हूं? क्या इस ताकत से मैं आपके लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और एम्स जैसे हॉस्पिटल बनवा सकता हूं? क्या इस ताकत से जिन लोगों ने अपनी जमीन दबा ली वहां मैं आपकी जमीन वापसी करा सकता हूं? ये सारे काम तो सरकार के हैं, ताकतवर लोग हैं, पुलिस के, प्रशासन के, और पुलिस प्रशासन नेताओं के अधीन है। अगर आप चाहते हैं गूंगे बहरे नेता आपकी लड़ाई लड़े फिर तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद आपकी लड़ाई लड़के आपके छिने हुए अधिकारों को दिलाने का काम करे तो फिर इस लड़ाई मेरी मदद करा। और लोकतंत्र में मदद ऐसे नहीं होती कि आप बहुत सारी माला मेरे गले में डाल दो, ऐसे नहीं होती कि आप बहुत अच्छा भोजन बना के मेरे सामने रख दो, ऐसे नहीं होती कि आप मेरी जय जयकार करो। लोकतंत्र में एक ही तरह ताकत मिलती है जैसे आपने पहले के नेताओं को ताकत दी। आज आपका चंद्रशेखर एक छोटे से पेड़ की तरह है, अब अगर आप उसे ताकत दोगे कुछ साल में वृक्ष बन जाएगा। जब वृक्ष बन जाएगा तो छांव भी देगा, फल भी देगा, और आपकी सुरक्षा भी करेगा, आपकी तरक्की के रास्ते भी खोलेगा, और आपके कदमों में अपने खून का एक कतरा चुका के आपके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा भी करेगा, आपकी आवाज बनेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इस लड़ाई को मुझे लड़ने का मौका दो, और लड़ाई को लड़ने का मौका आ गया है। 2024 का चुनाव है, और एक गरीब का बेटा, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा चंद्रशेखर आजाद अमीरों के सामने सीने तान के खड़ा नगीने में इस बार अमीर राज नहीं करेंगे। इस बार ये गरीब का बेटा किसानों, मजदूरों, नौजवानों की आवाज बनकर दिल्ली जाएगा। क्या आप इस लड़ाई में मेरी मदद करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करेंगे। एक इस गुड़िया को छोड़ के, ये जो सामने गुड़िया खड़ी है, एक इस गुड़िया को छोड़ के सब लोगों ने हाथ उठाए। बस एक यही जो बीच में सामने हमारी बहन खड़ी है, इसने नहीं उठाए। तो मैं आपसे अपील करूंगा, मैं तो एक एक आदमी पर नजर रखता हूं। आप ये बताओ, क्या पिछले 10 साल में मैंने कभी आपको अकेला छोड़ा? पूरे जिम्मेदारी से बताओ, कोई ऐसी लड़ाई है जिसमें मैंने पीछे हट गया हूं कि जेल चला जाऊंगा, मुकदमे हो जाए? मैंने लाठियां खाई, मैंने और तो और जब मैं इन पे नहीं रुका, इन्होंने मुझे मेरे ऊपर गोली चलाई। एक गोली आपके बेटे की पीठ को चुन के निकली। मैं गोली खा के भी तीसरे दिन भरतपुर में लड़ने के लिए गया, संघर्ष करने के लिए गया। मैंने आपका कभी साथ नहीं छोड़ा। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करेंगे। इस बार फिर इसने एक हाथ उठाया, दोनों हाथ उठाओ जो लोग मदद करेंगे। एक हाथ से जो उठाएगा उसको ये माना जाएगा कि वो दिखावा कर रहा है, और जो दोनों हाथ उठाएगा ये माना जाएगा कि वो पूरे मन से तैयार है अपने भाई को ताकत देने के लिए। तो लोकतंत्र में ताकत कैसे दी जाती है ये भी बताओ, कैसे दी जाती है लोकतंत्र में ताकत? बताओ। लोकतंत्र में ताकत वोट से दी जाती है। आपके अंगूठे में वो ताकत है जो चंद्रशेखर आजाद को नगीना की सरजमी से उठा के दिल्ली के पार्लियामेंट में लेके जाएगी। वो आपके अंगूठे में ताकत है। और जिस दिन आपका ये बेटा, जिसको आप शेर कहते हो, जिस दिन ये पार्लियामेंट में खड़े होकर नगीने के लिए आवाज उठाएगा, आपका सीना घर से चौड़ा हो जाएगा कि आज हमारे भाई ने हक अदा कर दिया है, आज हमारे भाई ने हमारी नाक ऊंची कर दी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं कोई पैसे वाला आ जाए और आपको कहे पैसा ले लो और आप अपने खून से मुंह फेर लो? ऐसा तो नहीं होगा। कहते हैं धोखे से बुरा होता है धक्का, आप धक्का दे दो, धोखा मत देना। ये पैसे वाले बहुत खतरनाक लोग हैं। ये पैसे वाले लोग आज से नहीं, बहुत लंबे समय से यहाँ बताओ। इन पैसे वाले लोगों ने चुनाव के बाद आपका भूखा पेट देखा क्या? बताओ मेरे लोग, कभी आपका टूटा हुआ मकान, आपका टूटा मकान देखा क्या? कभी आपके घर में होने वाली समस्या, दुख दर्द कभी सुने क्या?
ये अगर अमीर गरीबों के इतने ऐसे होते तो कोई गरीब नहीं रहता। आज मेरा समाज भूखा प्यासा मेहनत करके अपने बच्चों को पालता है और ये आराम से पढ़ के इसी में सोते। इनको एक बार महसूस नहीं होते कि जिस समाज से ताकत मिलती है उससे मुंह फेर लेते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ईवीएम से तो नहीं डर रहे कि ईवीएम से वोट की चोरी हो जाएगी? हाँ, ये डरना भी चाहिए। ईवीएम से वोट की चोरी होती है, लेकिन दो बातें मैं आपको बता देता हूँ, गौर से सुनना। ये सच है, मशीन से चोरी होती है, ये बिल्कुल सच है, मगर गौर से सुनो। पहली बात तो चोरी वहां होती है जिनका पहरेदार कमजोर होता है। जिनकी चोरी कहां होती है? जिनका पहरेदार कमजोर होता है। दूसरी बात, ईवीएम के खिलाफ भी हम कोर्ट में सड़क पे लड़ रहे हैं। आपने देखा दिल्ली में 3 महीने से हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, रोज खड़े रहते हैं और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा और चुनाव बैलेट पेपर से होगा, ऐसा भी पूरा विश्वास हम लोगों को है। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा, अगर आप कहते हो भाई समय कम बच गया, आपको समय पर चुनाव कराना है, तो हमने कहा जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है जो मशीन में गिर जाती है, गौर से सुन लेना, वो पर्ची आप हमारे हाथ में दे दो, हम उसको देख ले और फिर जैसे बैलेट जब बंद करते थे ना, ऐसे इस पर्ची को बॉक्स में जमा कर दे और जिस दिन चुनाव के रिजल्ट गिनवाई हो, वोट काउंट हो, उस दिन आप हमारी मशीन से गिनती मत करना, हमारी पर्ची गिन देना। क्योंकि हम तो एक बार वोट देंगे, 5 साल इंतजार करते तो 2 दिन और इंतजार कर लेंगे, लेकिन वोट की चोरी नहीं होने देंगे। मेरी बात को आप याद रखना, वोट की चोरी तो बहुत दूर की बात, वोट की चोरी भी नहीं होगी और आपके अधिकारों के साथ डकैती भी नहीं होगी और कोई गुंडा बवाली आपकी तरफ मांग उठा के भी नहीं देख पाएगा। जिस दिन आपका चंद्रशेखर आजाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।